हेलो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम जो बात करेंगे वो पूरे सेल डिवीजन जो चैप्टर है ना, उसका हम सब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके सेल डिवीजन चैप्टर से एमसीक्यू भी आता है और न्यूमेरिकल से भी आते हैं। तो एमसीक्यू जो होते हैं, मतलब कि जो टॉपिक वाइज या थ्योरी वाइज एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उसको कर लेते हैं, आपको पूरा क्लियर होता है। लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कितने पैटर्न से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके सेल डिवीजन से बनते हैं, वो पूरा हमें देखना होगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझने की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये चीज़ें जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चीज़ अगर किसी को नहीं पता होंगी तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि सेल डिवीजन से थ्योरी ही नहीं, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए देखिए, आपको दो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, दो चीज़ आप जान लीजिए। पहला एक होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको फरिया जाए, लौक जाए। एक होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और एक होता है माइटोटिक जनरेशन। दोनों में फर्क होता है। माइटोटिक जनरेशन, राइट। तो एक होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है माइटोटिक जनरेशन। इसमें क्या मतलब होता है? माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कितने सेल को बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस करनी पड़ रही है, और माइटोटिक जनरेशन का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन कितना डिवीजन हो रहा है, दोनों में फर्क होता है। आइए इसको पहले आप समझ लीजिए फिर क्वेश्चन करिएगा। देखिए, मान लीजिए एक सेल है, अब ये दो सेल में डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये सेल अपने आप को विलुप्त कर गया, ये डिजेनरेट हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया, मतलब ये सेल तो दो सेल में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल में डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल में डिवाइड करेगा। तो जब ये सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है तो इसका क्या होता है? इंडिविजुअलिटी लॉस्ट हो जाती है, ये सेल डिजेनरेट हो जाता है। याद रखिएगा कि जब कोई सेल डिवीजन करता है, जब कोई भी सेल डिवीजन करता है तो वो अपने आप को डिजेनरेट करके तब तो डिवाइड करेगा ना, इसमें आएगा। चलिए अब इनकी बात कर लीजिए, मैं छोटा छोटा बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने सिंपली सुना है कि हर एक सेल क्या करेगा, जितने भी सेल बनेंगे वो दो सेल ही बना सकता है। तो एक सेल से दो सेल बना, फिर ये क्या बनाएगा? दो सेल बनाएगा, ये क्या बनाएगा? दो सेल से बनाएगा, ये क्या बनाएगा? दो सेल, ये भी दो सेल, ये भी दो सेल। अब इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन कितना हो रहा है, देख रही है माइटोटिक डिवीजन यहाँ कितना हो रहा है। अब देखिए, इस सेल ने डिवाइड करा दो में तो यहाँ एक हो गया, यहाँ कितना हो गया? दो। इस सेल ने डिवाइड किया दो में, यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 हो गया। आया? तो यहाँ पे डिवीजन कितने हो रहे हैं? तो यहां आप देख रहे हैं कि अब यहां देखिए, ये इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। इसका मतलब हर सेल कितनी बार माइटोसिस कर रहा है, ये हमें याद रखना है। हर सेल कितनी बार माइटोसिस कर रहा है वो अलग बात है। तो यहां देख रहे हैं कि मतलब कि कोई भी सेल अपने, मतलब कि हर सेल अपने बच्चों को बनाने के लिए अपने आप को कितनी बार डिवीजन कर रहा है, उसको बोलते हैं हम माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ देखिए 8 सेल को बनाने के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ मतलब कि यहाँ सेल डिवीजन 7 बार किया गया है। लेकिन जनरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम जनरेशन की, माइटोटिक जनरेशन की, तो आप कहेंगे 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन। नहीं समझ में आया? इसका मतलब कह रहा है कि इसमें डिवीजन कितना भी हो, इसमें डिवीजन कितना भी हो तो जनरेशन तो इसका एक होगा, मतलब कि जनरेशन इसका क्या होगा? वो सेम होगा। इसमें कितने भी सेल बढ़ रहे हैं लेकिन जनरेशन क्या होगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, एक बार सेल ने डिवाइड किया तो एक जनरेशन हो गया। अब यहाँ ये 2 है या 4 है 5 है, ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये इनका सेकंड जनरेशन होगा। इसके बाद इनका क्या होगा? ये थर्ड जनरेशन होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं माइटोटिक जनरेशन टाइम बोलते हैं। जैसे अपने मेंडल आपने अभी तो फर्स्ट ईयर में, मेंडल में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कैसे? मान लीजिए मैंने कहा कि मान लीजिए पिताजी हैं, ये माता जी हैं, तो इनका जब इनके बच्चे पैदा होंगे, ये मान लीजिए इनके बच्चे पैदा हो गए। अब कितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, राइट, तो ये इनके जो बच्चे पैदा हुए फर्स्ट जनरेशन हुए। अब इनके जब बच्चे पैदा होंगे तो क्या होंगे? सेकंड जनरेशन। इनके बच्चा पैदा होंगे तो थर्ड जनरेशन, इनके बच्चा पैदा होंगे तो फोर्थ जनरेशन। उसी तरह क्या होता है, अब देखिए इनके बच्चा पैदा हुए तो जैसे मैंने कहा ए सेल का बच्चा पैदा हुआ बी, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन। अब बी का बच्चा पैदा हुआ सी, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड जनरेशन। सी का बच्चा पैदा हुआ डी, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड जनरेशन।
लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपको दिख रहे हैं 8 सेल बने हैं। कितने? 8 सेल। तो आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए पूछे कि 8 सेल बनाने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ रहा है, ओके, तो कितना करना पड़ रहा है आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो कह रहा है कि मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि 8 सेल अगर मान लीजिए आपको बनाना होगा तो आप उस सेल को 7 बार माइटोटिक डिवीजन करना होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब हमें ये दिमाग में ये आपको दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे माइटोटिक डिवीजन कितना होगा और सेल का नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए पूछ ले कि 150 सेल बनाना है, 150 सेल बनाना, तो बताइए माइटोटिक डिवीजन कितना होगा। तो अगर उसमें 150 में से आप एक कम कर दीजिए, 150 में से -1 कर दीजिए, तो कितना हुआ? 149। तो इतने 149 माइटोसिस डिवीजन आपको कराना होगा, माइटोटिक डिवीजन आपको कराना होगा। आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको माइटोटिक डिवीजन पूछा जाए, अगर आपसे माइटोटिक डिवीजन पूछा जाए और सेल का नंबर दिया हो तो उस सेल में से एक घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा होगा कि 100 सेल है, तो 100 सेल बनाने के लिए बताइए कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, 100 में से घटा दीजिए तुरंत। 100 में से घटाएंगे कितना होगा? 99 माइटोटिक डिवीजन आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछा हो कि 500 सेल है, कितना हो? 500 सेल, और 500 सेल को बनाने के लिए माइटोटिक डिवीजन कितना करना पड़ता है क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? 500 में से क्या करिए? घटा दीजिए। तो क्या बोलेंगे आप? 500 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 499, मतलब 499। इतने माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये मेरे ख्याल से जब भी आपको माइटोटिक डिवीजन पूछेगा तो आप बताएंगे माइटोटिक डिवीजन जब भी पूछे और सेल का नंबर दिया तो उसमें से एक घटा दीजिए, ओके। उसे क्या बोलते हैं? माइटोटिक। उससे क्या निकल जाएगा आपका कि कितनी बार माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया माइटोटिक डिवीजन। अब अगर माइटोटिक जनरेशन पूछ है तो उसमें फर्क होता है। माइटोटिक जनरेशन कैसे निकालते हैं ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आया कि जब भी आपसे पूछिए कि 500 सेल है, राइट, या पूछे आपसे 25 सेल है, बताइए कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा 25 सेल को बनाने के लिए, तो ये घटा दिए तो क्या हो जाएगा? 24 माइटोटिक डिवीजन आपको कराना पड़ेगा। इसमें अगर आपसे पूछे माइटोटिक जनरेशन और माइटोटिक डिवीजन दोनों अगर पूछ रहा है कि मान लीजिए 16 सेल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? 16 सेल बन रहे हैं, तो उसमें बताइए माइटोटिक डिवीजन कितना होगा और माइटोटिक जनरेशन कितना होगा। तो अगर 16 सेल बन रहे हैं तो 16 सेल बनाने के लिए हमको 4 माइटोटिक जनरेशन करना पड़ता है, और अगर माइटोटिक डिवीजन पूछे तो 16 में से घटा दीजिए। 16 में से घटा दें तो क्या होगा? 15 माइटोटिक डिवीजन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 32 का पूछता है तो बोलेंगे कि अगर 32 सेल बन रहे हैं तो उसमें माइटोटिक जनरेशन 5 लगता है, 5 माइटोटिक जनरेशन कराना पड़ता है। अगर पूछे माइटोटिक डिवीजन कितना होगा तो क्या करिए आप? 32 में से कितना घटा दीजिए? एक घटा दें तो कितना हो जाएगा? 31 माइटोटिक डिवीजन कराना पड़ता है। मतलब 32 सेल को बनाने के लिए 31 माइटोटिक डिवीजन करना पड़ता है, और 32 सेल को बनाने के लिए 5 माइटोटिक जनरेशन चलाना पड़ता है, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे? अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 200 जाइगोट एम्ब्रियो सीड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कितना मेयोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है कि 200 जाइगोट एम्ब्रियो सीड ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी दे सकता है, चाहे जाइगोट दे देगा, चाहे एम्ब्रियो दे देगा, चाहे सीड देगा, चाहे ऑर्गेनिज्म देगा। कह रहा है उसको बनाने के लिए कितना मेयोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। तो अब इसका फार्मूला लिख लेंगे, n बराबर x + 4 + x, राइट। अगर ऐसे पूछ रहा है कि 200 जाइगोट को बनाने के लिए, एम्ब्रियो को बनाने के लिए, सीड को बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कितना मेयोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे कर लेंगे। आप बोलेंगे n बराबर x की वैल्यू लिख लीजिए 200 4 + 200, ओके। इसे कट कर दीजिए, 5 कितना बना? या 5 बचा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 50 + 200, तो क्या हो जाएगा? 250, ओके। सही में है ना? इसका मतलब कि हमें अगर 200 जाइगोट या एम्ब्रियो या सीड या ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो हमें 250 क्या करना पड़ेगा? 250 मेयोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। अगर मान लीजिए वहां दिया हो, या मान लीजिए 300 दिया हो कि 300 माइटोटिक, मान लीजिए 100 दिया हो, मान लीजिए 120 दिया हो, कितना दिया हो? 120। कह रहा है
कि 120 जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड और ऑर्गेनिज्म, कोई भी इसमें हो 120, या मान लीजिए पूछेगा 120 जाइगोट बनाने के लिए कितना मेयोटिक डिवीजन करना पड़ता है। तो अभी एक्स की वैल्यू पुटअप कर लीजिए। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 120, यहाँ 4, यहाँ प्लस 120, इसको कट कर दीजिए, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, 30 प्लस 120 बराबर कितना हो जाता है, 150। आपको 150 मेयोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा अगर आपको 120 जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड और ऑर्गेनिज्म बनाना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम और डीएनए का नंबर बताइए, कंटेंट बताइए, डिप्लॉयड सेल में कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए एक क्रोमेटिड है, राइट, तो ये देखिए जितना सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमियर तो यहाँ 2 क्रोमोसोम है। अब देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम बता रहा हूँ। यहाँ क्रोमोसोम कितने हैं आपके, 1 और 2 हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 2n। और यहाँ डीएनए कंटेंट कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब जितने क्रोमेटिड उतने डीएनए कंटेंट। ओके, तो क्रोमेटिड यहाँ कितने, 4, 1 2 3 4, तो जितने क्रोमेटिड उतना डीएनए कंटेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट इतना है, और सॉरी डीएनए कंटेंट 4c है और क्रोमोसोम क्या है 2n है। ओके, अब यहाँ देखिए मेटाफेज में भी वही रहेगा, एनाफेज में भी रहेगा, लेकिन जब आप टेलोफेज में पहुंचेंगे, इसका मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस फर्स्ट जब खत्म होने वाला रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम होता है, तो उसमें डीएनए कंटेंट आपका 2c हो जाता है। ओके, और आपका जो क्रोमोसोम होता है वो n हो जाता है। सिंपल समझ में आया, आपका क्रोमोसोम क्या होता है, n हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में जाएंगे, मतलब कि मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में, जब मियोसिस फर्स्ट आपका खत्म होने लगता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो आपका क्रोमोसोम होता है वो n हो जाता है, और जो आपका डीएनए कंटेंट होता है वो 2c हो जाता है। इसका मतलब आधा हो जाता है। आप कह सकते हैं क्या हो जाता है, आधा हो रहा है। चलिए एक चीज और बता देते हैं आपको, n वैल्यू क्या होता है, n वैल्यू का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। ओके, और c वैल्यू का मतलब होता है डीएनए कंटेंट। क्या मतलब होता है इसका, मतलब डीएनए कंटेंट। n वैल्यू का मतलब क्रोमोसोम नंबर और c वैल्यू का मतलब होता है डीएनए कंटेंट। अगर मान लीजिए पूछा हो कि एक डिप्लॉयड मान लीजिए सेल है, कोई डिप्लॉयड मान लीजिए सेल है, और डिप्लॉयड सेल में a का नंबर कितना हो, सॉरी n का नंबर 5 है और c का मतलब 50 है। ओके, और पूछ रहा है फाइंड आफ्टर एंड ऑफ यस फेज, पूछ रहा है कि यस फेज एंड के बाद बताइए। तो आपको पता होता है, मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये रहा G1, सेल साइकिल की बात करें, ये रहा यस, ये रहा G2। तो यस फेज के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होता है कि G1 के पहले क्या होता है, ये सारे दोनों सेम रहेंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का कंटेंट। तो आप कह सकते हैं n और c, n बराबर 5 और c बराबर 50 होगा। लेकिन यस फेज के बाद क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहता है। तो n का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, G2 में n बराबर 5 होगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है यस फेज के बाद डीएनए का साइंथेसिस होता है और डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ 50 का 100 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, एंड फेज में क्या होगा आपका, यस फेज के एंड में क्या होगा, n बराबर 5 होगा, c बराबर 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि यहाँ डीएनए क्या होता है आपका डबल हो जाता है। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर। तो क्रोमोसोम सेम रहता है सारी सेल साइकिल के, इंटरफेज में जो होता है आपकी क्रोमोसोम सेम रहेगा, सिर्फ डीएनए क्या होगा, वही डबल होता है। तो डीएनए देखिए यहाँ डबल हो गया, तो यस1 G2 में क्या होगा, डीएनए डबल रहेगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है जनरेशन टाइम पे पूछा गया है कि ये कह रहा है कितनी इकोलाई बन सकते हैं 120 मिनट में या 2 घंटे में। आप चाहे घंटा दे देगा चाहे मिनट देगा, अगर घंटा देगा तो उसको मिनट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इकोलाई जो होता है, इकोलाई अगर आपको बनाना तो बताइए 120 मिनट में या 2 घंटे में आप कितने बना लेंगे। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जितना भी इसमें क्या होगा, पहले आप लेंगे जनरेशन टाइम अपन गिवन टाइम आया। इसमें ये फार्मूला है जनरेशन टाइम अपन गिवन टाइम, सॉरी ये गलत हो गया है, ये देखिए। तो इसका आंसर निकालने के लिए, मतलब इक्वलाई कितने बनेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। आप गिवन टाइम अपन गिवन टाइम कितना दिया है अपन जनरेशन टाइम,
इसको ऐसे डिवाइड करना आपको। तो गिवन टाइम कितना होता है, गिवन टाइम आपका दिया 120 और आपका जनरेशन टाइम कितना होता है, ई कोलाई का 20 होता है। आया? तो जो आपका ई कोलाई का जनरेशन टाइम होता है वो 20 होता है। इसका मतलब 1 मिनट में एक ई कोलाई 20 मिनट में बनता है, और पूछ रहा है 120 मिनट में कितनी बनेंगे ई कोलाई। तो आप कह सकते हैं कितनी बनेंगे, अब देख लीजिए। तो इसको आप क्या करिए, कट कर दीजिए, 2 6 12। अभी क्या होगा, आपका n की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई। इसको 2 की पावर n रख दीजिए, 2 की पावर 6 रख दीजिए, तो जनरेशन टाइम आपका निकल जाता है, पावर में ही निकलेगा। तो इसका गुणा करा दीजिए 6 बार। आया? 3 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 64। इसका मतलब 120 मिनट में 64 ई कोलाई बनेगा। कितना बनेगा? 64 ई कोलाई बनेगा। नहीं समझ में आया आपको, एक बार फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि जो आपको पता होगा ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। मतलब एक ई कोलाई को बनने के लिए 20 मिनट लगते हैं, इसका जनरेशन टाइम। ओके, तो कह रहा है 120 मिनट में कितनी ई कोलाई बनेंगी। तो आपको क्या करना होगा, जितना टाइम दिया होगा, जितना टाइम दिया है उसको ऊपर रख लीजिए 120, और इक्वलाई कितना होता है उसके नीचे रख लीजिए, गुणा कर इसका डिवाइड करा दीजिए, तो आ गया 6। अब ये आ गया 6, n की वैल्यू कितना आ गई आपकी 6 जो पूछ रहा है। तो n की वैल्यू क्या करना, 2 की पावर आप n लिख दीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 64। अगर 2 की पावर 7 लिखा है तो क्या होगा 128। अगर 2 की पावर 2 लिखा है तो क्या होगा 4। आया? तो ऐसे लिखा होता है, आपको पता होगा, ज़्यादा मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके 120 मिनट में इक्वलाई कितने बनेंगे, 64 सेल बनेंगे। ये समझ में आया आपको? जितना वो n की वैल्यू निकले ना 6, उसके 2 की पावर n पे पुटअप कर दीजिए और उसका पूरा गुणा कर कैंसिल दिखा दिए, उतना आपका इक्वलाई निकल जाएगा। जितना पूछा ऐसे ईस्ट कभी पूछ सकता है तो आप कर सकते हैं। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। क्या थे? तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज़ें समझ में आए। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, उन सब अपने दोस्तों को बताइएगा कि सेल डिवीजन में ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।